आएगा वो हम क्या बोलेंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलेंगे। अब दोस्तों हमने सोल कंसिडरेशन की बात करी थी, तो सोल कंसिडरेशन, सोल मतलब इंडिविजुअल और कंसिडरेशन की डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ी है, दोबारा रिपीट करते हैं समझने के लिए, क्योंकि कंसिडरेशन ही है जो दोस्तों ट्रांजैक्शन वैल्यू बन रहा है, तो कंसिडरेशन हमें क्लियर होना चाहिए। तो जो कि कहां लिखा हुआ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर लिखा हुआ है, कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज इंक्लूड्स एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड, जो पेमेंट करती गई है या करनी है, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, फ्यूचर में जो पेमेंट आप करने जा रहे हो वो भी पार्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर आएगा, बिकॉज दैट पार्ट इज अंडर कंसिडरेशन। आगे डेफिनेशन में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वेदर इन मनी और अदरवाइज, यानी कि कैश में मिले या काइंड में मिले, दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। काइंड वाली चीज को हमें कन्वर्ट करना होगा मनी पे। आगे डेफिनेशन में इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पॉन्स टू और फॉर इंडस्ट्रीमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और बोथ, यानी कि किसके लिए होना चाहिए वो जो आप कंसिडरेशन मिल रहा है, किस चीज के लिए मिलना चाहिए, या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होना चाहिए, या दोनों होने चाहिए। अब वेदर बाय द रिसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, तो ये कंसिडरेशन कौन पे कर रहा है, रिसिपिएंट पे करेगा या उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन पे करे, तो क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आती, कंसिडरेशन अमाउंट क्या क्या इंक्लूड करेगा, कंसिडरेशन कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम द रिसिपिएंट ऑफ गुड्स सर्विसेज और अदर, एग्जांपल कि मैंने इंश्योरेंस करवा रखा है गाड़ी का और गाड़ी एक्सीडेंटल हो गई, तो इसको मैंने डीलर के पास सर्विस सेंटर में गाड़ी सर्विस करवाई। अब सर्विस करवाई तो मैंने इंश्योरेंस करा रखा है, तो मुझे इसका क्लेम लेना होगा। क्लेम मिला और क्लेम जो गाड़ी पे रिपेयरिंग चार्जेस थे उसका मैंने इंश्योरेंस से क्लेम करा, और वो रिपेयरिंग चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी ने डायरेक्टली किसको पे कर दिया, किसको पे कर दिया, सर्विस प्रोवाइडर जिसने गाड़ी सर्विस करी। तो एक तरह से कंसिडरेशन जो कि सर्विस सेंटर है उसने मेरी गाड़ी सर्विस करी, बट उसे पेमेंट किसने करी, इंश्योरेंस कंपनी ने करा, तो वो भी पार्ट क्या होगा, कंसिडरेशन माना जाएगा। जीएसटी के लिए वो ट्रांजैक्शन वैल्यू में माना जाएगा। आगे डेफिनेशन में दोस्तों, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये हम बात कर चुके हैं कि कंसिडरेशन डज नॉट इंक्लूड सब्सिडी एनी गिवन बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब बोलेंगे सर इसके अलावा कोई और दे दे, तो सर डिपार्टमेंट वाला, कोई गवर्नमेंट वाला, तो डिपार्टमेंट नहीं देता है तो गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, या कोई और एनजीओ और वो दे रहा है, जो वो इंक्लूड नहीं होगा। वो तब देखा जाएगा कि वो क्या लिंक्ड है या नहीं है लिंक्ड सप्लाई से। अब दोस्तों रिलेटेड पार्टी समझते हैं। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन बोलती है कि रिलेटेड पार्टी वही है जो इनकम टैक्स में है, उसी को लगभग यहाँ पे बोला गया है कि ऑफिसर डायरेक्टर ऑफ वन एंड अदर बिजनेस, पार्टनर्स इन बिजनेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड पार्टी है, ये ऐड करा है यहाँ पे। अ पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑन्स कंट्रोल होल्ड 25% ऑफ शेयर ऑफ द बोथ कंपनी, तब दोनों कंपनी क्या हो जाएंगी, रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी। वन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, यानी कि 2% है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन, तो दोनों क्या बन जाएंगे, फिर रिलेटेड पार्टी बन जाएंगे कंपनी। बोथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ए थर्ड पर्सन, या दोनों ही किसी थर्ड पर्सन से वो कनेक्ट है, तब रिलेटेड पार्टी होंगे। टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय, ये बात कर लिया हमने। मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली में का मेंबर से ट्रांजैक्शन अगर आप करेंगे तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सोल एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अदर, तो एजेंट है डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो भी रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर गणेश एंड मिस्टर राकेश, ये दोनों दोस्त हैं, और दोस्तों ये दोनों एक कंपनी है गणेश एंड रमेश ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके अंदर ये डायरेक्टर है। अब दोस्तों अगर ये दोनों कोई ट्रांजैक्शन करते हैं गणेश एंड रमेश ट्रेडिंग लिमिटेड से, तो दोस्तों ये क्या मानी जाएगी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी।
और रिलेटेड पार्टी है तो सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर दोस्तों क्या एप्लीकेबल होगा, फिर हमें क्या कहता है सेक्शन 15(4) कि अगर सेक्शन 15(1) एप्लीकेबल नहीं है तो हमें वैल्यूएशन रूल पे जाना पड़ेगा। वैल्यूएशन रूल बताएगी कि अगर इनकी ट्रांजैक्शन होती है रिलेटेड पार्टी की तो उसके ऊपर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। दोस्तों एक्सक्लूजन के अंदर हमने डिस्काउंट को वहां पे देखा था। तो दोस्तों डिस्काउंट क्या होता है, जनरली हमें पता है कि अगर हमारा जो सेल प्राइस है उस पर अगर हमें सामने वाली पार्टी जो कि रिसिपिएंट है, जो कि बायर है, उसको हमें कुछ डिस्काउंट देना है तो वो डिस्काउंट हमारे उस डिस्काउंट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। हमारा प्राइस क्या माना जाता है, डिस्काउंट के बाद वाला। पर दोस्तों डिस्काउंट भी दो तरीके का है। आज के टाइम में बिजनेस इतना हाईली हो चुका है कि इसके अंदर डिस्काउंट भी अलग अलग डोमिनेटिंग टाइप का हो गया कि डिस्काउंट भी जो है सेल से पहले सेल के बाद दोनों तरीके के डिस्काउंट दिए जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं प्री डिस्काउंट और पोस्ट डिस्काउंट। तो डेफिनेशन क्या बोलती है डिस्काउंट में, इस प्रोविजन क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट इज गिवन प्रोवाइडेड, डिस्काउंट को ऐड नहीं करेंगे प्रोवाइडेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस, यानी कि डिस्काउंट जो है इनवॉइस के अंदर मेंशन होना चाहिए, तब उस वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू में। आगे बढ़िए, फिर अगली एक और नई बात बोलता है कि आफ्टर सप्लाई हैज बीन अफेक्टेड प्रोवाइडेड दैट, कहते हैं कि डिस्काउंट कब दिया गया है, आफ्टर सप्लाई। तब उसमें कहता है कि तब क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड सच ए डिस्काउंट इज एस्टैब्लिश्ड इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एंटर्ड, यानी कि एग्रीमेंट होना चाहिए दोस्तों उस ट्रांजैक्शन के लिए, बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफिकली लिंक्ड टू इन रेलिवेंट इनवॉइस। कहता है कि और बिफोर द टाइम ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफिकली लिंक टू रेलिवेंट इनवॉइस, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है, तो वो जो डिस्काउंट है वो लिंक होना चाहिए उस रिस्पेक्टिव रेलिवेंट इनवॉइस के साथ। अगर कनेक्शन है, अगर दोनों मैच कर रही हैं बातें, डिस्काउंट और इनवॉइस आपस में चीजें लिंकिंग कर रही हैं, तब वो पोस्ट डिस्काउंट माना जाएगा और उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करा जाएगा। एग्जाम्पल है दोस्तों, पोस्ट सप्लाई में डिस्काउंट कैसे मिलता है, तो क्वांटिटी का मिलता है या अमाउंट का मिलता है, कि जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि अगर आप इतनी क्वांटिटी बेच दें तो आपको इतनी एडिशनल क्वांटिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। या होता है कि रेट डिस्काउंट की अगर आप इतनी क्वांटिटी बेच देंगे तो आपको जो रेट है वो पहले अगर x है तो आपको x माइनस सर्टेन वैल्यू परसेंटेज आपको लगेगा। तो ये पोस्ट डिस्काउंट होते हैं दोस्तों। और बट इसके अंदर वही चीज होने की चाहिए कि दोनों डिस्काउंट मिलेंगे अगर वो एग्रीमेंट में लिखे हुए हैं या वो इनवॉइस से एग्रीमेंट नहीं है तो इनवॉइस से लिंक होने चाहिए। और प्री जीएसटी के लिए अब उसके अंदर एक और चीज है दोस्तों, पोस्ट डिस्काउंट के अंदर, पोस्ट डिस्काउंट के अंदर अगर वो माइनस हो रहा है, एग्रीमेंट है या रिलेवेंट इनवॉइस से मैच है, तब उस केस में ये जो पोस्ट डिस्काउंट एग्जांपल में लास्ट है, हाउएवर द रिसिपिएंट नीड टू रिवर्स क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ सच डिस्काउंट। इस केस में दोस्तों आपने क्या करा होगा, पूरी सेल वैल्यू ली होगी पहले और इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके कॉरस्पॉन्डिंग पूरा ले लिया होगा। बट अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं पोस्ट सप्लाई, यानी कि आप अपनी सेल वैल्यू इन्फ्लेट कर रहे हैं, तो इस केस में कॉरस्पॉन्डिंग आपको इनपुट भी उतना ही माइनस करना होगा। प्री सप्लाई इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस के अंदर डिस्काउंट दिया जाए और ये इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। अब नॉर्मली डिस्काउंट मतलब कि अगर एक सर्टेन लेवल तक, यानी कि जितना भी आप डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आ रहे हैं वो मार्केटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डिस्काउंट ऐसा दे रहे हैं कि अब कोई और पैसा है कि आपने उसको 1 रुपए में दे दिया 100 रुपए की चीज, तो वो नहीं, उस 99 रुपए का डिस्काउंट नहीं बोलेंगे क्योंकि वो नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस में नहीं है। तो प्री डिस्काउंट वाले के लिए हमें नॉर्मल ट्रेड प्रैक्टिस को देखना है और इनवॉइस पे रिकॉर्ड होना चाहिए। पोस्ट सप्लाई के लिए डिस्काउंट जो है वो एग्रीमेंट या इनवॉइस से लिंक होना चाहिए और मार्केटेबल तो होना चाहिए। डिस्काउंट कितना होना चाहिए, जो कि मार्केटेबल हो। तो दोस्तों ये क्लियर हुआ। अब सेक्शन 15 कंप्लीट है। अब हम कहां चलेंगे, वैल्यूएशन रूल पे चलेंगे। वैल्यूएशन रूल को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वैल्यूएशन रूल स्टार्ट होते हैं
रूल नंबर 27 से। और जो दोस्तों सबसे पहला वैल्यूएशन रूल है 27, उसे शुरू करने से पहले जो अभी तक हमने पढ़ा उसको रिकैप कर लेते हैं कि अब भी हम ये बोलते हैं कि वैल्यूएशन अगर हमें करना है तो उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले देखना होगा वेदर गुड्स सप्लाईज आर सप्लाइड बाय द एसएससी, कि वो सप्लाई है कि नहीं है। मान लीजिए सप्लाई है, पहले टेस्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर दूसरा टेस्ट वेदर प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन, वो टेस्ट करना है अगर प्राइस कंसिडरेशन के अगेंस्ट ही है। फिर थर्ड प्राइस इज होली पेड पेबल इन मनी, वो जो कंसिडरेशन है हमें पैसे के रूप में मिलने वाला है। तो सप्लायर एंड रिसिपिएंट आर नॉट रिलेटेड, वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। तब अगर ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तब हमारी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, अगर ये सारी ऊपर वाली कंडीशन आर सेटिस्फाइड, तो हम दोस्तों क्या बोलेंगे कि हमारी जो एसेसिबल वैल्यू है जिसको ऊपर टैक्स देना है, कैलकुलेट करना है, वो क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। अगर इनमें से कोई भी ऊपर वाली कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, कि वो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, पेड और पेबल अमाउंट मनी में नहीं कन्वर्ट हो सकता है, ये वो रिलेटेड पार्टी है, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सेसिबल वैल्यू नहीं मानी जाएगी और वो वैल्यूएशन रूल के अंदर रेफर हो जाएगी। और उस वैल्यूएशन रूल के अंदर हमारा सबसे पहला रूल है 27 बोलता है कि वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां वेयर कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, उसके लिए वो बताता है कि कैसे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रूल नंबर 27। रूल नंबर 28 बताता है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट, तो अगर वो रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी में भी कौन सी है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, रिलेटेड पर्सन है, तो उसके लिए उस ट्रांजैक्शन के लिए वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है वो कि रूल नंबर 28 को रेफर करना है। रूल नंबर 29 एजेंट के लिए कि एजेंट ने वो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करी है, तो उस केस में वैल्यूएशन कहाँ कैसे, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी उस ट्रांजैक्शन की, रूल नंबर 29 से। रूल नंबर 30 बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट, ये कॉस्ट मेथड बताता है कि अगर कोई सप्लाई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट बेस्ड मेथड पे। रूल नंबर 31 बोलता है कि रेजिडुअल मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू, तो दोस्तों रेजिडुअल क्या होता है कि जनरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। रूल नंबर 32 है इसके अंदर जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सप्लाईज, यानी कि कुछ सप्लाई के लिए इन्होंने स्पेसिफिकली बता दिया कि हमें इसके लिए तो हमें यही वैल्यू लेनी है। रूल नंबर 33 प्योर एजेंट है तो उस केस में वैल्यूएशन कैसे करनी है वो बताया गया है। रूल नंबर 34 जो कि है रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी है, तो रेट को कैसे निकालना है वैल्यूएशन के लिए, रेट कौन सा लेना है, रूल नंबर 34 बताता है। और लास्ट रूल नंबर 35 जो कि है कम टैक्स बेनिफिट, कि अगर कोई वैल्यू जिसके अंदर टैक्स इंक्लूड है तो उसकी वैल्यू कैसे निकालना है। तो ये दोस्तों हो गया समरी फॉर्म में। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो रूल नंबर 27 जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर कंसिडरेशन इज नॉट ओनली इन मनी, तो दोस्तों उसके लिए हमने स्टेप बना लिए। पहला स्टेप है कि ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि जो माल मैंने बेचा उसकी अगर मैंने किसी और को भी बेचा हुआ है, वो माल अवेलेबल है और मैं किसी और को भी बेच रहा हूं, मैं जो मेरे बायर हैं दूसरे भी हैं, जिस बायर को बेचा उसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है उस गुड्स की, और उसकी वैल्यू और वो गुड्स मैं किसी और को भी मैं बेच रहा हूं, तो वो कितने रेट पे बेच रहा हूं उस ओपन मार्केट में, उसकी वैल्यू मुझे, उस वैल्यू को मैं ले सकता हूं, उस ट्रांजैक्शन वैल्यू को मैं कंसीडर कर सकता हूं जो मैंने दूसरे बायर के साथ करी है इस ट्रांजैक्शन के लिए। दोस्तों अगर वो गुड्स मैंने किसी और दूसरे को बेचा ही नहीं है, यही है जिनको बेचा है बायर को, वहां पे ओपन मार्केट वैल्यू मुझे नहीं मिल पा रही है, तो उस केस में दोस्तों स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे। ओपन मनी
ये थर्ड था दोस्तों। दूसरे में हम वो लेते हैं कि अगर इसके अंदर, इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो बायर है उसने मुझे कुछ पैसा मनी में दिया है और कुछ गुड्स में दिया है, तो उस केस में उस गुड्स को मुझे इक्विवेलेंट टू मनी, उसको मनी में कन्वर्ट करना होगा, वही मार्केटेबल बेसिस पे। तो दोनों की वैल्यू ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो मेरी एक्सेसिबल वैल्यू होगी दोस्तों। स्टेप नंबर 3 कि ये केस नहीं है, केस दूसरा है जो भी मैंने बोला। तो उस केस में सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी वाली चीजों को, मतलब जो मैंने माल बायर को बेच रहा हूं, किसी और को नहीं बेचा है, बट वैसा ही सिमिलर गुड्स कि मैंने अगर कोई फोन बेचा, स्मार्टफोन, एक स्पेशली कोई स्मार्टफोन मैंने इन्वेंट करा, वो जो कि 4 GB और 16 MP वाला वो कैमरे वाला फोन था, तो ये मैंने बेचा और वो मैंने फोन किसी और को नहीं बेच रखा है। अब इसकी वैल्यू अगर डिटरमाइन करनी है तो इस केस में अगर यही फीचर वाला फोन दूसरी कंपनी बना रही है और वो उस मार्केट में कितने में बेच रही है, वो वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी, एक्सेसिबल वैल्यू बन जाएगी। स्टेप नंबर 4, ये केस भी नहीं है कि यहाँ पे जो मैंने माल बनाया उसका सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स है ही नहीं, वो जो मैंने बनाया बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल नया, उसका कोई मार्केट में उससे रिलेटेड मार्केटेबल कोई दूसरा प्रोडक्ट ही नहीं है। तो इस केस में दोस्तों मेरे को रूल नंबर 30 रेफर करना पड़ेगा, जो कि बोलता है कि एक्चुअल कॉस्ट वाला, कि एक्चुअल कॉस्ट आप निकालो, अपने जो आपने माल बनाया है उसकी कॉस्टिंग निकालो और उस पे 10% और ऐड कर दीजिए, मतलब 110% जो आएगी वैल्यू कॉस्टिंग की, 110% वो हमारी क्या बन जाएगी, टोटल वैल्यू, एक्सेसिबल वैल्यू बन जाएगा। अब दोस्तों अगर हम एक्चुअल कॉस्ट भी नहीं निकाल सकते हैं अपने ट्रांजैक्शन की, तो हमें रूल नंबर 31 पे जाना पड़ेगा, जो कि है कंसिस्टेंट विद जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोविजन, यानी कि रेसिडुअल प्रोविजन की बात कर रहे हैं कि अब हमें अपनी जनरल नॉलेज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, सारे सिनेरियोज को रेफर करते हुए, सारे प्रोविजंस को रेफर करते हुए हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम वैल्यू, एक्सेसिबल वैल्यू को निकालना होगा। और ये जो वैल्यू निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी रहेगी, डिपार्टमेंट की या जो सप्लायर है उसकी? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की रहेगी, डिपार्टमेंट उसको वेरीफाई, वैलिडेट करेगा। द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू असर्टेन एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन इज विद द पर्सन लायबल फॉर द टैक्स। अब दोस्तों रूल नंबर 28 पे चलते हैं। रूल नंबर 28 किस चीज का है, ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एजेंट। तो उस केस में सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा दोस्तों हमारा, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई। पहले मेरे को जो मैंने माल रिलेटेड पार्टी को बेचा, मैंने अपने ब्रदर को बेचा, मैंने दूसरे डायरेक्टर को बेचा कंपनी ने, तो उस केस में अगर वो कंपनी वो प्रोडक्ट मार्केट में भी बेच रही है तो उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लेनी है, जो उसका प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है, उसको हम उसको ही कंसिडर करेंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। डायरेक्टर के साथ या रिलेटिव के साथ जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके लिए वो वैल्यू एक्सेसिबल वैल्यू मानी जाएगी। वो नहीं मानेगी जो आपने डायरेक्टर से चार्ज करा है। मान लीजिए कि आपने स्मार्टफोन जो कि मार्केट में आप 10,000 रुपये का कंपनी बेचती है, वो उन्होंने डायरेक्टर को 6,000 रुपये में दे दिया, तो दोस्तों अब जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा, क्या 10,000 6,000 रुपये में जीएसटी पे करना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पे रिलेटेड पार्टी है डायरेक्टर एंड कंपनी, तो इस केस में वो नॉर्मल, पहले मार्केट में आप कितने का स्मार्टफोन वो बेच रहे हैं, 10,000 रुपीज का, रिलेटेड पार्टी को आपने प्राइस क्या दिया है, 6,000 रुपये का, तो आपको जीएसटी पे करने के लिए आपको कौन सा अमाउंट लेना पड़ेगा, 10,000 रुपये का। तो अब आप डायरेक्टर को कितने में माल बेचेंगे, 6,000 जो आपने प्राइस कोट करा प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना पे कैलकुलेट होगा, 10,000 के ऊपर हमें वैल्यूएशन इस रूल के अकॉर्डिंग, रूल 28 के अकॉर्डिंग क्या लेना है, 10,000, तो 10,000 के ऊपर 18% जीएसटी कितना बना, 1,800, तो यानी कि डायरेक्टर कंपनी को कितने रुपए पे करेगा, 6,000 प्लस 1,800 रुपए, 7,800 रुपीज पे करेगा। अब दोस्तों स्टेप 2, अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं अवेलेबल है तो सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी वाले रूट पे जाएंगे और उससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर जीएसटी जो बनेगा वो हमारी एक्सेसिबल वैल्यू के ऊपर जीएसटी कैलकुलेट होगा। थर्ड स्टेप अगर वो भी नहीं है सिमिलर काइंड एंड क्वालिटी वाला, तो फिर से दोबारा दोस्तों रूल नंबर 30 पे जाएंगे, कॉस्टिंग वाले मेथड पे, वो भी नहीं है तो फिर रेजिडुअल प्रोविजन पे जाएंगे, जनरल असेस करेंगे वैल्यू को। अब इसके अंदर दोस्तों प्रोविजो है एक कि आपको इस ऊपर वाले जो
कैलकुलेशन मेथड को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कब? प्रोवाइडेड दैट वेयर गुड्स, ये भी गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए, आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई एज सच बाय द रिसिपिएंट, यानी कि जिसको ये गुड्स दिए गए हैं वो रिसिपिएंट फर्दर इसको बेच रहा है, और वो भी एज सच, यानी कि एज इट इज बेच रहा है, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं कर रहा है। द वैल्यू शैल एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, तो सप्लायर के लिए ऑप्शन होगी वैल्यू के लिए, बी द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रिसिपिएंट टू हिज कस्टमर नॉट बीइंग अ रिलेटेड पर्सन। तो यानी कि उस रिसिपिएंट ने किसी नॉन रिलेटेड पार्टी को सेम काइंड का अगर वो वही चीज बेची है, तो वो जितने भी उसने बेची है, मान लेते हैं कि उसने अगर 100 रुपए प्लस जीएसटी में बेचा है, तो उस सप्लायर के लिए, उससे पहले वाले सप्लायर के लिए वैल्यू क्या बनी जाएगी? 100 into 90% आपकी एक्सेप्टेबल वैल्यू हो जाएगी सप्लायर के लिए, और 90 रुपीज के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों दूसरी इसके अंदर फर्दर प्रोविजो भी है कि तब मिलेगा दोस्तों, जो रिसिपिएंट है जिसने आपसे माल खरीदा, वो उसके ऊपर जो भी जीएसटी उसने पे करा है सप्लायर को, उसका वो पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा। यानी कि जो आईटीसी पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है उसी के लिए एप्लीकेबल है। अगर किसी रीजन से वो रिवर्स कर रहा है इनपुट किसी रीजन से, और भी जो आईटीसी के प्रोविजन से, तो उसके लिए फिर ये रूल नंबर 28 के ऊपर वाले ही एप्लीकेबल होंगे स्टेप, ये प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों हम रूल नंबर 29 की बात करते हैं, जो कि वैल्यूएशन इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट। तो एजेंट के केस में वैल्यू क्या होगी? पहला वही स्टेप, ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि दूसरे को जो सप्लाई कर रहे हो वही वैल्यू ले लीजिए, और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर, सप्लायर के पास ऑप्शन है वैल्यू कैलकुलेट करने का, फिर वही है जो हमने अभी से पहले वाले रूल में पढ़ा कि 90% वैल्यू ले लीजिए अगर वो रिसिपिएंट इनके एजेंट उसको भी एज इज आगे फर्दर बेचता है, और वही कंडीशन रहेंगी कि आईटीसी उसे फुल मिल रहा हो, वो सब चीजें, तब हम 90% वैल्यू ले लेंगे। अगर ये केस नहीं है, दोनों सिनेरियोज नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, देन हमें फिर कहां जाना पड़ेगा? रूल 30 और 31 को रेफर करना पड़ेगा, कॉस्ट मेथड एंड रेजिडुअल मेथड। अब आगे दोस्तों जब हम रूल 30 और 31 को बोल रहे हैं बार बार अभी तक के रूल में, वो क्या है? रूल नंबर 30